अगर आप अर्टिगा खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको पता चलने वाला है कि अर्टिगा की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या कमियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि मारुति की आप किसी भी गाड़ी को चलाकर देखना, आपको कुछ कॉमन चीज़ें हमेशा नोटिस करने को मिलेंगी। क्लच, गियर बॉक्स और स्टीयरिंग हमेशा ही लाइट और स्मूथ होते हैं। सस्पेंशन अच्छा होता है और सीट्स अपने बजट के हिसाब से आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। ऐसी ही कहानी आपको अर्टिगा में देखने को भी मिल जाएगी। ये कहने को 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन ट्रैफिक में सिटी ड्राइविंग करने में आपको पता नहीं चलता कि आप 7 सीट वाली गाड़ी लेकर ट्रैफिक में चला रहे हो। ऐसा लगता नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी में आप बैठे हो और उसको चला रहे हो। बहुत आसान है इसको चलाना और कहीं से भी निकालना। इसकी क्लच हो, स्टीयरिंग हो या फिर गियर बॉक्स, तीनों ही बिल्कुल स्मूथ हैं, सीट्स कंफर्टेबल हैं और सस्पेंशन तो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो काफ़ी स्मूथ, रिफाइंड और साइलेंट भी है। अगर मैं सेगमेंट की बात करूं, सेगमेंट से मेरा मतलब है मराडजो, C3 एयरक्रॉस और किया कैरेंस। तो C3 एयरक्रॉस में आपको 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जबकि इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि इस गाड़ी को ट्रैफिक में चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि इसका टर्निंग रेडियस सबसे कम है। 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस है, अपनी सेगमेंट में सबसे कम। जिन लोगों को नहीं पता टर्निंग रेडियस, उसको उनको मैं समझा दूं कि भाई जितनी कम जगह में आप गाड़ी को मोड़ सकते हो उसी को ही टर्निंग रेडियस कहा जाता है। तो भाई अर्टिगा का 5.2 मीटर है, मराडजो का 5.25 है, मतलब कि लगभग बराबर ही। कैरेंस का 5.32 है और C3 एयरक्रॉस का 5.4 है, मतलब कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा। ओवरऑल गाड़ी चलती बढ़िया है, ट्रैफिक में से गाड़ी निकालना या फिर पार्क करना बहुत आसान है और कंफर्ट तो गजब का देती है सेगमेंट के हिसाब से। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है माइलेज। अब भाई मारुति की गाड़ी के बारे में बात चल रही है और माइलेज अच्छा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। माइलेज को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए तो मारुति ने पता नहीं कितने कितने एडजस्टमेंट कर ली हैं अपनी गाड़ी के साथ में। इसमें आपको बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.51 kmpl का, जबकि ऑटोमेटिक में 20.3 kmpl का। जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में कितना कितना माइलेज मिल जाता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है, अपनी सेगमेंट में इकलौती ये गाड़ी है जो आपको कंपनी फिटेड CNG के साथ मिलती है। अगर आप CNG वाला वेरिएंट खरीदते हो तो आपको 26.11 किलोमीटर पर किलोग्राम का बेहतरीन माइलेज मिल जाता है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है वापस से। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है बूट स्पेस। आमतौर पे जब भी हम कोई भी 7 सीटर गाड़ी खरीदते हैं तो बूट स्पेस से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते। अगर हमें बूट यूज़ करनी होती है तो थर्ड रो की जो सीट्स होती हैं उनमें से किसी एक को या फिर ज़रूरत अनुसार दोनों को फोल्ड कर लेते हैं और बूट को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अर्टिगा में आप 7 लोग बैठाने के बाद भी आपको ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाती है 209 लीटर की, जिसमें आप छोटे मोटे कई सारे बैग रख सकते हो। जबकि सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों की बात करूं तो मराडजो जो काफ़ी बड़ी गाड़ी है उसमें 190 लीटर की बूट स्पेस मिल पाती है। कैरेंस वो भी काफ़ी बड़ी है, उसमें भी 216 लीटर की ही बूट स्पेस दी गई है, जो कि थोड़ी ही ज़्यादा है अर्टिगा से। और C3 एयरक्रॉस की तो बात ही मत करना भाई, सिर्फ 44 लीटर की बूट स्पेस है, मतलब कि फ्यूल टैंक बराबर बूट स्पेस है भाई। अब ऐसी डिक्की में हम क्या ही रखेंगे, पानी की 4 बोतलें। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है सेफ्टी। ये भाई मैं 17 बार रीटेक कर चुका हूँ तब जाके आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, और हर पॉइंट में ये कह रहा हूँ मैं इतनी बार रीटेक कर चुका हूँ, क्या ही बोलूँ। मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है ये बोलने में, मुंह से निकल ही नहीं रहा, अब तो सीने में दर्द होने लगा है। मतलब मारुति की गाड़ी है, उसके पॉजिटिव्स में मैंने सेफ्टी लिख रखा है। कैसे मुझे खुद से लड़ना पड़ रहा है ये पॉजिटिव आपको बताने में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, असल में मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी के बारे में नहीं। दर्द कुछ ज़्यादा हो रहा है, पानी पिला दो कोई। बाकी सच से सामना कराने का ठेका तो भाई ग्लोबल एनकैप ने उठा रखा है। जय ग्लोबल एनकैप। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है सेफ्टी। ये हाँ, तो वही बात यह है कि इस गाड़ी में आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जबकि सेगमेंट में मिलने वाली मराडजो और C3 एयरक्रॉस में 2 एयरबैग्स मिल पाते हैं। हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, लेकिन मराडजो में नहीं मिल पाते। लेकिन गजब की बात तो सुन लो प्यारे, ग्लोबल एनकैप में मराडजो जिसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं मिल रहा, इस कंपैरिजन के हिसाब से उसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर कर रखे हैं और अर्टिगा ने 3 आउट ऑफ 5। हो गया ना सच से सामना। अब यहाँ से कई सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे और कमेंट करेंगे ASY ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, तुम मारुति से जलते हो, चिढ़ते हो, ये है वो है, और है ना तुमने कभी अर्टिगा चलाई भी नहीं होगी तब भी ऐसी बातें कर रहे हो, तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो फिर भी लोग अर्टिगा ही खरीदेंगे। भाई मैं मारुति से क्यों चलने लगा, वो क्या मेरी भैंसें खोल ले गई? जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ आपको, बस मेरा क्या है, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है।
खैर छोड़ो, लड़ाई झगड़े और सांपों से दूर रहना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यार उस छोटे बर्तन की शक्ल देख के लगता है वो कुटने के लिए बना है। तो भाई सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट है फीचर्स। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो अर्टिगा में मिल जाते हैं लेकिन सेगमेंट की किसी ना किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन, एलईडी टेल लैम्प्स और पैडल शिफ्टर जैसे फीचर्स अर्टिगा में मिल जाते हैं लेकिन मराडजो और C3 एयरक्रॉस में नहीं मिल पाते। इसी तरह से कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है लेकिन मराडजो में नहीं मिल पाती। इसकी सेकंड रो में जो सीट्स हैं वो 6 वे एडजस्टेबल हो सकती हैं, जबकि मराडजो की सीट 4 वे एडजस्टेबल है और C3 की तो 2 वे एडजस्टेबल है। हालांकि अगर आप मराडजो में कैप्टन सीट वाला मॉडल खरीदते हो तो वो 4 वे नहीं 6 वे एडजस्टेबल है, प्रॉपर कंफर्टेबल है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ड्राइवर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स आपको अर्टिगा में मिल जाते हैं लेकिन C3 एयरक्रॉस में नहीं मिल पाते। इसी तरह से 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा आपको अर्टिगा की XL6 वाले मॉडल में मिल जाता है लेकिन सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिल पाता। सेवंथ पॉजिटिव पॉइंट है सुजुकी की गाड़ी है तो आफ्टर सेल सर्विसेज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। चाहे आप कहीं पर भी हो ऑल ओवर इंडिया में आपको सर्विस सेंटर मिल जाता है और पार्ट्स भी मिल जाते हैं। इनकेस अगर कोई पार्ट नहीं भी है तो उसको ऑर्डर करके जल्दी मंगा भी लिया जाता है। और यही वजह है कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी तगड़ी है। अगर आप 3-4 साल बाद इस गाड़ी को चलाने के बाद बेचना भी चाहते हो तो आपको तगड़ा अमाउंट वापस मिल जाता है। 8th पॉजिटिव पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। ये सालों से चली आ रही है प्रथा और बड़े लोग बोला करते थे, हम लोगों के दिमाग में भी बैठ गई है कि भाई मारुति की गाड़ियों का मेंटेनेंस जो है काफ़ी कम रहता है, बिल्कुल ना के बराबर, जबकि ये सच अब नहीं है। एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था, अब नहीं है भाई। कई सारी कंपनीज ऐसी मार्केट में काम कर रही हैं जिनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है मारुति से। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली अर्टिगा के बारे में बात करें तो भाई, और इसकी सेगमेंट के बारे में भी बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम किया कैरेंस की है। मतलब कि कैरेंस अगर आप डीजल में भी खरीदते हो ना तब भी अर्टिगा से सस्ती पड़ेगी मेंटेनेंस के मामले में। दूसरे नंबर पर अर्टिगा है, कैरेंस के बाद सबसे कम मेंटेनेंस अर्टिगा का है। उसके बाद मराडजो और C3 का मेंटेनेंस लगभग बराबर है, जबकि मराडजो डीजल है और C3 पेट्रोल है और दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग बराबर आती है 5 साल में। 9th और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि अर्टिगा में क्या कुछ मिल जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको शुरुआत के 8 पॉजिटिव पॉइंट्स में बता दी। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी इस गाड़ी के प्राइसेस काफ़ी ठीक हैं। अगर आप अर्टिगा लेना चाहते हो तो ऑन रोड 9.9 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 15.22 लाख रुपीज़ तक की ये आपको मिल जाती है। प्राइसेस चेंज हो सकते हैं आने वाले समय के हिसाब से। करेंटली जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब प्राइसेस इतने ही हैं। और अगर आप इसका स्पोर्टी वर्जन XL6 लेना चाहते हो तो 13.35 लाख रुपीज़ से शुरू होकर ये 16.93 लाख रुपीज़ तक की ऑन रोड आपको मिल जाती है। मतलब कि कुल मिला के 10 लाख से 17 लाख रुपए तक की ये गाड़ी मिल जाती है। जबकि सेगमेंट में मिलने वाली दूसरी गाड़ियों की प्राइसिंग कितनी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो भाई ये तो हो गई इस गाड़ी की सारी अच्छाइयाँ। अब बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या कमियाँ हैं। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है, इस गाड़ी में जो इंजन मिलता है वो सेगमेंट में सबसे कम पावर और सबसे कम टॉर्क जनरेट करता है। और ये डिफरेंस आपको सिर्फ ऑन पेपर फील नहीं हो रहा होता है, जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तब भी ये डिफरेंस आपको फील होता है। जो एंथुसियास्टिक लोग होते हैं ना, बिल्कुल मतलब गाड़ी भगनी चाहिए भाई, एक्सीलेटर पे पैर रखे नहीं तो झटका आना चाहिए एकदम मज़ेदार, वो चीज़ आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी, टोटली मिसिंग है। आप एक्सीलेटर दोगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जगह तक पहुंचा देगी, वो सारी चीज़ें हैं। अब भाई आपको माइलेज चाहिए तो यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पेट्रोल में तो चलो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसका CNG वाला वेरिएंट खरीदते हो और CNG मोड में गाड़ी चलाते हो, जो कि ज़्यादातर ये गाड़ी CNG में ही बिकती है और CNG में ही ज़्यादातर लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, ऑब्वियस है, तो CNG में ये गाड़ी आपको अंडर पावर्ड लगती है अनटिल एंड अनलेस आप अकेले गाड़ी नहीं चला रहे हो। अगर गाड़ी में 7 पैसेंजर्स या फिर मैं तो कहूँगा चलो 5 लोग भी बैठे हुए हैं, उनका सामान रखा हुआ है, सामान नहीं भी रखा, 5 लोग बैठे हैं, तो ये गाड़ी आपको आगे तो बढ़ेगी, पर आप एक्सीलेटर दोगे, ओवरटेक करोगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं अंडर पावर तो है। गाड़ी एकदम से जितना एक्सीलेटर हमने दिया है उतना ज़्यादा आगे ये बढ़ नहीं रही है उस स्पीड से, आपको ये फील बिल्कुल स्ट्रिक्टली हो जाएगा। उसके पीछे का है ना, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो ये गाड़ी है ना टैक्सी वालों के लिए बनी है मेनली। मतलब कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं मारुति की जो है ना सिर्फ टैक्सी पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं। अब जैसे ये अर्टिगा जो है इसे टैक्सी चलाने वाले लोग ज़्यादातर खरीदते हैं।
वो लोग वैसे ही गाड़ी नहीं भगाते भाई, वो कौन सा फास्ट एंड फ्यूरियस में काम करते थे, वो भी नॉर्मल गाड़ी चला रहे होते हैं 60 70 80 पे, हाईवे है तो वो 90 पे चलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकाल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी है। अब आप भी अगर टैक्सी वालों की तरह ही गाड़ी चलाते हो, 90 या 100 से ऊपर आप कभी जाते ही नहीं हो, चाहे कितनी भी खाली रोड क्यों ना पड़ी हो, और सिटी में आप वही 40 या 50 के आसपास रहते हो, तो आपको ये गाड़ी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप भगाना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपका पैसा भी बच जाए सीएनजी मोड में, तो भाई वो दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी एक साथ। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है, ये एक एमयूवी है, 7 सीटर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि सातों सीट पर एडल्ट पैसेंजर्स जिनकी हाइट ऑन एन एवरेज लगभग 5 फुट 8 इंच के आसपास है, वो कंफर्टेबली बैठ के लॉन्ग राइड पे चले जाएं, तो ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड रो में तो आपके 5 पैसेंजर आ जाएंगे, लेकिन जो लास्ट रो है वहाँ पर 2 पैसेंजर बैठना एक लंबे समय के लिए थोड़ा कष्टदायक है। इसलिए इस तरह की गाड़ियों को स्यूडो 7 सीटर कहा जाता है, या फिर 5+2 कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जैसे कि मराट्जो है और किया की कैरेंस है, इन दोनों गाड़ियों में सातों पैसेंजर्स कंफर्टेबली कहीं भी जा सकते हैं लंबे से लंबे रूट पर। सातों पैसेंजर्स, स्पेशली लास्ट रो वाले पैसेंजर्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मराट्जो में तो भाई इतनी स्पेस है कि लास्ट रो में आप 3 लोगों को बैठा सकते हो कंफर्टेबली, वो खिचखिच भी नहीं करेंगे, बढ़िया आराम से बैठ जाएंगे ठीक ठाक हेल्थ वाले लोग। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है, इस गाड़ी में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन सेगमेंट में आने वाली किया कैरेंस में आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसमें आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी भरपूर मजा उठा सकते हो, ज़रूरत अनुसार यूज़ कर लो। और अगर आपको प्लेन बिल्कुल प्योर ऑटोमेटिक चाहिए तो भाई डीसीटी मिल रहा होता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, जो कि ट्रांसमिशंस में सबसे बेस्ट मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इससे ज़्यादा स्मूथ और कुछ नहीं। तो अर्टिगा ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में कैरेंस ऑटोमेटिक आपको अल्ट्रा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी में सेगमेंट की सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 180 mm की। भाई देखो, गाड़ी को अगर कंफर्टेबल बनाना है और वो लॉन्ग रूट्स पे जाए तो कंट्रोल में रहे, चिपक के चले, तो उसके लिए आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम रखनी पड़ती है ताकि बॉडी रोल ना मिले, जो पैसेंजर्स हैं वो कहें कि नहीं यार बढ़िया गाड़ी है, एकदम कंफर्टेबल है। लेकिन यही कम ग्राउंड क्लियरेंस आपको कुछ जगह पे परेशानी पैदा कर देती है। जैसे कि अगर इस गाड़ी में 5 पैसेंजर्स या फिर 7 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो 7 पैसेंजर्स का जो वजन होगा उससे ये गाड़ी बहुत दब जाएगी। और जो स्पीड ब्रेकर्स जिस तरह से इंडिया में बने होते हैं, जिस तरह से रोड ख़राब मिल जाती है, वहाँ पर इसके टकराने के कुछ चांसेस हैं। जबकि सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में पेट भर के ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, वो नहीं टकराने वाली। बाकी अपने चलाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां इस तरह से भी चलाई जा सकती हैं कि वो नहीं टकराती। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको अर्टिगा या फिर XL6 में नहीं मिल पाते हैं, जबकि सेगमेंट की किसी ना किसी गाड़ी में मिल जाते हैं। जैसे कि ड्राइवर और को ड्राइवर सीट में आपको लंबर एडजस्टमेंट मिल जाता है मराट्जो में, लेकिन अर्टिगा में नहीं मिल पाता। इसके अलावा मराट्जो में रियर फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं, जबकि अर्टिगा में आपको सिर्फ फ्रंट फॉग लैंप्स मिल पाते हैं, रियर नहीं। कैरेंस और C3 जैसी गाड़ियों में 10.25 इंच और 10 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जबकि अर्टिगा में आपको 7 इंच की ही मिल पाती है। अर्टिगा के थर्ड रो में AC वेंट्स नहीं मिल पाते हैं, जबकि मराट्जो और कैरेंस के थर्ड रो में मिल जाते हैं। इसी तरह से इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता, जबकि कैरेंस और C3 में मिल जाता है। हालांकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अर्टिगा में नहीं, लेकिन XL6 में आपको मिल जाता है। इसी तरह से ऐसे कुछ और भी फीचर्स हैं जो कैरेंस में दिए गए हैं लेकिन अर्टिगा में नहीं मिल पाते, जबकि XL6 में अर्टिगा के स्पोर्टी वर्जन में मिल जाते हैं। जैसे कि टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, लेदर सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, LED हेडलैम्प्स और एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स आपको अर्टिगा में नहीं मिल पाते, XL6 में मिल जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर कैरेंस में दिए गए हैं। इन फीचर्स के अलावा अर्टिगा के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 6 स्पीकर्स दिए गए हैं, जबकि कैरेंस में आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, वो भी प्रीमियम क्वालिटी बोस के। इन फीचर्स के अलावा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कप होल्डर्स इन रियर आर्मरेस्ट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, सनरूफ, पडल लैम्प्स, वायरलेस चार्जर, ऑटो डे नाइट IRVM, डैश कैम विद डुअल कैमरा, एयर प्योरीफायर, सीट बैक टेबल विद कप होल्डर एंड गैजेट माउंट, रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, स्पोर्ट, नॉर्मल और इको ड्राइविंग मोड्स,
फुल डिजिटल 12.5 इंच LCD क्लस्टर इन मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और सेकंड रो कूलिंग कैन होल्डर जैसे फीचर्स कैरेंस में मिल जाते हैं, लेकिन अर्टिगा या फिर XL6 किसी में नहीं मिल पाते। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि स्पेशली कैरेंस फीचर्स के मामले में अर्टिगा से काफ़ी आगे है। आगे बढ़ते हैं और सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इस गाड़ी में जो वारंटी ऑफर दिया गया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेगमेंट के हिसाब से। इसमें आपको 2 साल तक या फिर सिर्फ 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी दी जाती है, जबकि मरार्जो में 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की मिल जाती है और कैरेंस में तो 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की मिलती है। तो वारंटी के मामले में ये काफ़ी पीछे है कैरेंस और मरार्जो दोनों से ही। 7th और लास्ट नेगेटिव पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी। इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हुए हैं। 3 स्टार रेटिंग एक्सेप्टेबल है, एवरेज टेस्ट रेटिंग कही जा सकती है इसको। लेकिन सेगमेंट में अगर हम बात करें तो मरार्जो ने 4 स्टार्स स्कोर कर रखे हैं। इससे भी कम, मतलब कि कम, आधे भी नहीं कहूँगा, आधे से भी कम फीचर्स में मरार्जो ने 4 स्टार स्कोर कर रखा है और इसने फीचर्स होने के बावजूद भी 3 स्टार। तो आप समझ सकते हो कि बिल्ड क्वालिटी, जो प्लास्टिक क्वालिटी कैबिन में यूज़ की गई है या फिर बाहर जो मेटल की चादर है, हर चीज़ उतनी बेहतर नहीं है जितनी आमतौर पे इस बजट में गाड़ियों में दी जाती है। तो इस गाड़ी के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ पॉजिटिव्स फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटीज़ नेगेटिव पॉइंट्स में डली हुई हैं तो फिर आपको इसकी जगह किसी दूसरी गाड़ी में दिमाग लगाना चाहिए, वही बेहतर होगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।